हाय फ्रेंड्स, मैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस एम.आर. के वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि मेन वर्ब में होना प्रकट होना चाहिए, तभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले प्रकार को समझ पाएंगे। मैं एग्जांपल लेके आपको पिछले वीडियो से कनेक्ट करता हूँ। जैसे मैं एक छात्र हूँ, तो यहाँ पर यदि आप इसको माने जो शुरू में रहता है उसको सब्जेक्ट आप कहेंगे। मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको ट्रांसलेशन तक पहुँचा दूँ। दोस्तों, यहाँ पर हूँ जो है और मैं जो है, तो यहाँ पर मैं होना प्रकट कर रहा है कि मैं एक छात्र हूँ, तो यहाँ पर होना मुख्य क्रिया है। जो होना मुख्य क्रिया है यानी बी, टू बी, और टू बी के हम 3 पार्ट में से यूज़ करते हैं। इस एम.आर. सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट किस सब्जेक्ट में लगेगा, इसको मैं आपको इस वीडियो में नोट करवाऊंगा। तो इसके लिए आप एक चार्ट तैयार कर सकते हैं। इस चार्ट में आप पहले लिख लीजिए कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट। कर्ता के बाद आप यहाँ पर लिख लीजिए बी मेन वर्ब के जो सहायक पार्ट लगेंगे उनको आप सहायक क्रिया बोलेंगे, ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों, यदि आई माने मैं होता है, मैं यहाँ पर इनका शब्द उच्चारण अर्थ भी लिखूंगा। आई माने मैं, इसके साथ आप सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे एम। एम का मतलब होता है एम मतलब हूँ। एम का मतलब हूँ। फिर आप ही मतलब होता है वह। इसमें आप सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे इस मतलब होता है। फिर SHE शी, इसका भी मतलब वह होता है। ये जो ही है ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग एक वचन माने एक नाम, पुल्लिंग का एक नाम हो। शी स्त्रीलिंग, किसी स्त्री का नाम हो लेकिन एक नाम हो। शी माने वह, इसके साथ भी इज यूज करेंगे। इसका भी मतलब इसका उच्चारण होगा और इसका भी अर्थ है। फिर इसके बाद THIS, दिस का मतलब होता है यह, और इसके साथ भी आप इस का यूज करेंगे। फिर इसके बाद प्रयोग करेंगे यदि आप दैट का, THAT, दैट। तो दैट माने होता है वह। इसमें भी आप सहायक क्रिया यूज करेंगे इस। इसके बाद
WE वी मतलब होता है हम। इसमें आप प्रयोग करेंगे आर, इसमें आप प्रयोग करेंगे आर, इसमें आप प्रयोग करेंगे आर का। और फिर इसके बाद यदि यू आता है तो यू में भी प्रयोग करेंगे आप आर का। यू माने आप या हम। आर का मतलब होता है हैं। आर माने हैं, है में आप बिंदी लगा देंगे, ये बहुवचन हो जाएगा है का। और यहाँ यू के साथ जब आर आप यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा। और हैं भी दोनों ही रहेंगे। मतलब आर माने हो और हैं, हो और हैं दोनों होता है। इसके बाद दे आप THEY, दे मतलब होता है वे। इसमें भी आप आर का यूज़ करेंगे। इसमें आर माने जब आप वाक्य बनाएंगे तो हैं आएगा। हैं बहुवचन को डिनोट करता है। तो देखिए दोस्तों, आई माने मैं, इसके साथ आप सहायक क्रिया यानी मुख्य क्रिया बी का सहायक पार्ट एम यूज़ करेंगे। एम मतलब हूँ, एम माने हूँ। इसको एक तरीके से उच्चारण में आप एम ना बोल के एम, थोड़ा AI का बोध होता है, बोलने में ऐसा लग रहा है। मैं उच्चारण का अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि इसको एम बोलेंगे तो माने आप अपनी देसी भाषा में एम मतलब हूँ, ही मतलब वह। इसका प्रयोग आप पुल्लिंग में करेंगे। ये पुल्लिंग है, लेकिन पुल्लिंग में जो नाम होना चाहिए वह एक ही नाम होना चाहिए। मतलब यह एक वचन होता है। यह स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। यह भी एक वचन को आप इज से भी समझ सकते हैं, माने जिन कर्ता के साथ इज लगा हुआ है यह सभी एक वचन को बताएंगे। एम भी बताएगा। आई से आप समझ सकते हैं कि जो मैं होता है वह अकेले पर्सन को बताता है। यहाँ दिस भी एक ही वस्तु को बताएगा, एक ही व्यक्ति को बताएगा। दिस आप सभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और दैट भी, लेकिन ही पुरुष के लिए, मनुष्य हो मतलब समझ रहे हैं आप, मनुष्य के लिए, किसी कुत्ते के लिए यदि वह आया तो आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। सी का इस्तेमाल आप वहाँ करेंगे जहाँ स्त्री का नाम आए। इनको हम अनुवाद में समझेंगे। इज माने है, वी मतलब हम, ये आई का बहुवचन है वी यानी एक से ज़्यादा। इसमें आर का प्रयोग करेंगे, आर बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे। तो माने वी जो हमारा है यह कर्ता बता रहा है कि एक से ज़्यादा लोग हैं या एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं। यू माने तुम या आप। यहाँ पर दोस्तों हम लिख गया है, इसको आप, ये तुम है, इसको यू माने आप या तुम होता है। दे माने वे, और इनके साथ आप आर का यूज़ करेंगे। यू दोस्तों एक के लिए भी यूज़ होगा और एक से ज़्यादा के लिए भी यूज़ होगा। तो दोस्तों जब इनका हम प्रयोग करेंगे तब आपको समझ में आएगा। कुछ और शब्द हैं, मैं लिख रहा हूँ THESE, ये दीज है।
ये भी एक से ज़्यादा के लिए बताता है। दीज मतलब होता है ये। फिर THOSE दोस का मतलब होता है वो। ये भी एक से ज़्यादा के लिए मतलब बहुवचन। और इनके साथ सहायक क्रिया जो लगाएंगे आर लगाएंगे। मैंने बताया कि आर का प्रयोग उनके साथ करेंगे जो बहुवचन हो। ये आपका सब्जेक्ट है। मैं पिछले पन्ने में पूरे शब्द नहीं आ पाए। ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और इनका यूज़ करेंगे। आगे सिंटेक्स जब लिखूँगा तब आपको समझ में आएगा। और ये है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोल सकते हैं, सहायक क्रिया। आर का मतलब हैं, ये बहुवचन। तो दोस्तों मैं एक वचन बहुवचन इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इनका प्रयोग करें तो इनके साथ कोई ऐसे शब्द आप नहीं लिख सकते हैं जो एक वचन के हों। ये अनुवाद में आपको समझ में आएंगे। तो दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले प्रकार के वाक्यों को समझा रहा हूँ, जिसमें बी यानी होना मुख्य क्रिया के तीनों पार्ट इस एम आर का यूज़ हो रहा है। इसमें केवल होना प्रकट होगा, करना प्रकट नहीं होगा। कर्ता, सब्जेक्ट, सहायक क्रिया। ये मैंने आपके लिए वर्ड मीनिंग भी तैयार कर दी है। आई माने मैं, ही माने वह, शी माने वह, दिस माने यह, दैट माने वह, वी माने हम, यू माने आप या तुम, दे माने वे। ये सहायक क्रियाएं हैं और ये सहायक क्रियाओं के अर्थ हैं। ये तुम के साथ जब आप यूज़ करेंगे तो आर का मतलब हो और हैं भी होता है। ये दीज माने ये, दोज माने वो। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हुई। अब इसके बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसी बातें मैं बता रहा हूँ कि जो पूरे प्रकार में आपको काम में आएंगी। तो यहाँ पर वाक्य जो प्रयोग किए जाएंगे वो मुख्यतः 3 प्रकार के वाक्य प्रयोग किए जाएंगे: सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। वाक्य वैसे कई प्रकार के होते हैं, अभी वाक्यों का प्रकार मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको चूँकि अंग्रेजी में अनुवाद मुझे बताना है तो उसके हिसाब से मैं अभी आपको वाक्यों की श्रेणी बता रहा हूँ कि कौन कौन से वाक्य मैं इनमें लूँगा। तो रचना की दृष्टि से जो मैं वाक्य रचना करूँगा उसमें रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य मैं लूँगा। 3 प्रकार के वाक्य, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप समझने के लिए कुछ भी समझ सकते हैं कि 3 प्रकार के मैं वाक्य आपको पूरे 12 प्रकार में लेके समझाऊंगा। तो रचना की दृष्टि से मैं 3 प्रकार के वाक्य लेकर आपको ट्रांसलेशन समझाऊंगा। तो 3 प्रकार के वाक्य में जो पहला प्रकार का वाक्य है उसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, चूँकि वाक्य का प्रकार लेंगे तो वहाँ पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाऊँगा सेंटेंस का अनुवाद बनाने के लिए वो मेनली 3 प्रकार के ही बनाऊँगा। इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ बार बार कि वाक्य 5 प्रकार के होंगे। मैं उन वाक्यों
के प्रकारों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो स्ट्रक्चर बनाऊँगा माने अनुवाद बनाने के लिए वो 3 प्रकार के ही होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। सकारात्मक वाक्य, जिनको आप इंग्लिश में अफर्मेटिव वाक्य भी बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRM, ये M है, ATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक का मतलब दोस्तों होता है स्वीकारात्मक, यानी किसी भी चीज़ को आप स्वीकार कर रहे हैं, माने यह एक अफर्मेशन है। तो इसमें हाँ, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि हाँ, यानी कोई भी चीज़ को जब आप स्वीकार करते हैं तो हाँ में जवाब देते हैं। तो इस तरीके का जो वाक्य होगा उसको सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव वाक्य बोलेंगे। इसको उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे वह एक छात्र है। यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है कि ना नहीं है ना कोई प्रश्नवाचक शब्द है। तो ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द, जो शब्द नहीं होता है, ये नहीं शब्द, ये नहीं हो, या कोई प्रश्न सूचक शब्द ना हो, प्रश्नवाचक शब्द ना हो। प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, ऐसे शब्द ना हो। तो यहाँ पर ना नहीं शब्द है ना कोई प्रश्नवाचक शब्द है, मतलब यह एक स्वीकारात्मक शब्द है कि वह जो सब्जेक्ट है एक छात्र है। तो ऐसे एग्जाम्पल जब मैं लूँगा तो इनको आप समझिएगा कि यह सकारात्मक वाक्य है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने यहाँ आपको समझने के लिए लिख दिया है कि यहाँ हाँ होता है, यानी हाँ वह एक छात्र है। नहीं शब्द का उपयोग नहीं करना है, न किसी प्रश्न सूचक शब्द या प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, और वैसे भी प्रश्नवाचक शब्द रहेगा तो फिर इस तरीके का प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। तो इसमें खड़ी पाई लगी है, यानी यह पूर्ण विराम है। तो यह एक कंप्लीट सेंटेंस है, स्वीकारात्मक सेंटेंस है, जिसमें बताया जा रहा है कि हाँ वह एक छात्र है, यानी अफर्मेशन मिल गई है कि यह एक सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है। इसके बाद जो दूसरा वाक्य लेंगे उसमें नहीं शब्द का प्रयोग करेंगे, इसलिए उसको निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य भी बोलेंगे या निषेधात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य में नहीं शब्द का यूज़ करना है, इसको इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य यानी EGNEGATIVE सेंटेंस। इसमें दोस्तों नहीं शब्द रहेगा। अफर्मेटिव का मतलब हाँ शब्द से है और इसमें नहीं, तो नहीं में आ जाएगा एग्जाम्पल में वह एक छात्र नहीं है, वह एक छात्र नहीं है। दोस्तों मैं दूसरे पन्ने में इसको लिख रहा हूँ, इसमें नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर मैं वह एक छात्र नहीं वर्ड आप जोड़ देंगे, नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नकारात्मक शब्द के लिए आप नहीं शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह वाक्य नकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक यानी निषेधात्मक, किसी भी चीज़ को नकार दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है, तो नहीं शब्द का आप प्रयोग करेंगे।
इसके बाद दोस्तों तीसरा जो प्रकार है, तीसरे प्रकार को आप प्रश्नवाचक शब्द बोलेंगे। प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग, तो जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे, इसको आप इंटेरोगेटिव इंग्लिश में बोलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ यहाँ काफ़ी शोरगुल है, तो दोस्तों उसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन आप वीडियो समझने का प्रयास करिएगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। तो यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य है इंटेरो, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे क्या, किसको, कहाँ, क्यों, इन शब्दों को प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। पहले आप प्रश्नवाचक शब्द समझेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य कौन से हैं। तो ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य में आपको यदि ये शब्द आप प्रयोग करते हैं, क्या, किसको, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, मैं और प्रश्नवाचक शब्दों की सूची बनाऊंगा और इसमें पूर्ण विराम का चिन्ह ना प्रयोग करके इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह विराम चिन्ह पंक्चुएशन, मैं पंक्चुएशन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाएंगे तो यह विराम चिन्ह लगता है। जैसे क्या वह एक छात्र है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो दोस्तों यह आपका हो गया प्रश्नवाचक शब्द, ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द और ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह यानी विराम चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें खड़ी पाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों पहले आप हिंदी में वाक्य रचना समझेंगे तभी तो अंग्रेजी आप बना पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने जितने भी वाक्य आपको बताने थे और जिनका मैं प्रयोग करूंगा आगे अनुवाद बनाने में, उनका मैंने आपको विवरण दे दिया। तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के वाक्य मैं लूँगा। पहला सकारात्मक वाक्य, जिसको आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे, जिसमें हाँ यानी स्वीकारात्मक, यानी किसी भी चीज़ के लिए आप उसमें स्वीकार करेंगे, अफर्मेशन देंगे। जैसे वह एक छात्र है, इसमें नहीं और प्रश्नवाचक यानी ये शब्द क्या, क्यों, कैसे का प्रयोग नहीं है, देखिए, इसलिए इसको स्वीकारात्मक शब्द वाक्य बोलेंगे। फिर दूसरा है नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव, NEGATIVE सेंटेंस यानी नहीं। जैसे इसमें आगे नहीं आ पाया, एग्जाम्पल मैं दूसरे पन्ने में दिया हूँ। स्पेलिंग सकारात्मक की देखिए, AFFIRMATIVE सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य NEGATIVE SENTENCE। दोस्तों लिखते वक्त काफ़ी शोरगुल और स्थान सही न होने के कारण वीडियो में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाती है या कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप इधर देखिए, वह एक छात्र नहीं है। तो ये नहीं शब्द जो है ये निषेध कर रहा है कि वह नहीं है, इसीलिए इसको निषेधात्मक भी बोलते हैं। ये निषेध कर रहा है। निषेध मतलब होता है रोकना, यानी यह हमको समझने में
यानी स्वीकार करने में हमको रोक लगा रहा है ये शब्द कि नहीं, वह एक छात्र नहीं है। अतः इसे निषेधात्मक वाक्य बोलेंगे या नकारात्मक। दोस्तों यहाँ पर नकारात्मक मैं प्रश्नवाचक के साथ भी प्रयोग करूँगा, लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। तो दोस्तों प्रश्नवाचक में जब नहीं शब्द का प्रयोग करूँगा तो वहाँ पर प्रश्नवाचक नकारात्मक हो जाएगा। मेनली मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ कि वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होंगे जिनका मैं प्रयोग करूँगा। प्रश्नवाचक के साथ भी आप नहीं लगा सकते हैं, जैसे क्या वह एक छात्र नहीं है, तो यहाँ प्रश्नवाचक निषेधात्मक हो जाएगा। लेकिन आपको यदि ये तीनों समझ में आ जाएंगे तो फिर उधर आपको समझने में आसानी रहेगी। लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर खड़ी पाई लगी है। मैं आगे आपको वाक्य बताऊँगा जिसमें जो साधारण वाक्य होते हैं वह 2 तरीके से होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। उन्हीं के ये दोनों प्रकार हैं। जो साधारण वाक्य होता है यानी असर्टिव सेंटेंस, उसके 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो यह साधारण वाक्य के प्रकार हैं। तो मैंने अभी वाक्यों का आपको प्रकार नहीं बताया है, मैंने खाली स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिस तरीके से मैं अनुवाद समझाऊंगा उसके लिए मैंने यह वीडियो तैयार किया है। तो यह साधारण वाक्य का ही प्रकार है और साधारण वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यह इसमें नहीं शब्द आया है लेकिन प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया है। खाली आपको यह समझना है कि ये निषेध कर रहा है, यह नकारात्मक वाक्य है। फिर तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें आप प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे, क्या, किसको, कहाँ, क्यों, कब, कैसे। विराम चिन्ह इसमें रहेगा, ये सिकल जैसे, सिकिल यानी हंसिया जैसे, ऐसा विराम चिन्ह यूज़ करेंगे। मैं पंक्चुएशन और ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं इनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए मैं अनुवाद मुझे पढ़ाना है, आपको समझाना है, इसलिए मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक शब्द है। और चूँकि प्रश्नवाचक चिन्ह से ही आप समझ पाएंगे कि 100% इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा। प्रश्नवाचक शब्द की आपको पहचान रखना पड़ेगा कि ये शब्द जब आएंगे तभी प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्योंकि व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें समझना, बारीकी से समझना आवश्यक है। तो दोस्तों समय और स्थान में कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं यही वीडियो अपना समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।